गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं अशोक श्री अरविंदो सोसाइटी प्रतिनिधि के रूप में आप सभी शिक्षक शिक्षाविद और भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सब का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं, हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस सेंस में कि आज हम आपके साथ उन विषयों पर चर्चा करेंगे जिनमें मनुष्य का व्यक्तित्व का निर्माण होता है। टॉपिक व्यक्तित्व निर्माण नहीं है, लेकिन हम ये बताने का प्रयास करेंगे आज आपको कि किसी भी बच्चे का निर्माण मनुष्य तक जब होता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसके व्यक्तित्व निर्माण में कार्य करते हैं, और वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन साधारण व्यक्ति नहीं सोच पाता है, वो नहीं समझ पाता है कि ये तमाम छोटे छोटे फैक्टर भी क्या किसी के मनुष्य के व्यक्तित्व को बदल सकते हैं। हम बात शुरू करते हैं कि जब कोई भी आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। हमने अपने एक सेशन में जीवन तत्व में बताया था कि जो भी आत्मा है वो चयन करती है माँ का, निसंदेह माँ का चयन करती है, पिता का चयन करती है, वातावरण का चयन करती है, लेकिन जो मूल तत्व से उसका अस्तित्व है वो तो नहीं बदला जा सकता, वो तो कंटिन्यूअस रहता है, वो तो जीवन यात्रा का एक अंग है, अब भी वो लेके पैदा हुआ है। लेकिन माँ अपने गर्भ धारण के बाद जो अनुशासन है उससे उसका जीवन बदल सकती है। इसलिए जो बहुत समझदार माँ हैं, जो बहुत समझदार पिता हैं, वो जैसे ही माँ गर्भ धारण करती है उसे एक पवित्र और बहुमूल्य ईश्वर की प्रकृति की समष्टि की भेंट समझ के उसे उस तरह से स्वीकार करती है जैसे किसी ने ईश्वर से बहुत पूजा की हो और पूजा के बाद ईश्वर ने उसे फल दिया हो, उस रूप से उसे स्वीकार करती है। और स्वीकार करने के बाद ये भी स्वीकार करती है कि मैं अगर उसे कुछ सिखाना है तो मैं खुद अपने को अनुशासित रखूं। और माँ उसी दिन से बहुत अनुशासित जीवन जीना शुरू करती हैं, जो बहुत अच्छी माँ होती है। वो समय से खाना, समय से भजन, समय से पूजन, समय से नहाना, ईच एंड एवरीथिंग, वो सब वो ऐसा ध्यान रखती हैं कि मेरा जीवन इतना संयत हो कि मेरे जीवन के संयत होने से मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका जीवन भी संयत होने लगे। आपके मन में शायद ये आश्चर्य हो रहा होगा, प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि माँ संयत हो तो बाप बच्चा संयत कैसे हो जाएगा। हाँ, यही तो रहस्य प्रकृति, ये रहस्य प्रकृति का, क्योंकि ये रहस्य प्रकृति का इसलिए है कि आपने निश्चय ही अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी। अभिमन्यु जब गर्भ में थे तो अर्जुन उन्हें एक कहानी सुना रहे थे कि द्रोणाचार्य जी ने मुझे चक्रव्यूह भेदन की विधि बताई है कि चक्रव्यूह कैसे रचा जाता है, उसका भेदन कैसे किया जाता है। और वो सारी कहानी अर्जुन अपनी पत्नी अभिमन्यु की माँ को सुना रहे थे। और जब भेदन में घुसने की, चक्रव्यूह में प्रवेश करने की तो पूरी कला पत्नी ने सुन ली, लेकिन जब निकलने की बात आई तो पत्नी सो गई। और सो गई तो अर्जुन के शब्दों को कैसे ग्रहण कर पाती, और अर्जुन के शब्दों को ग्रहण नहीं कर पाई, इसलिए गर्भ में पलता हुआ अभिमन्यु भी उसे ग्रहण नहीं कर पाया, और वही उसकी मौत का कारण बना। ये चक्रव्यूह में तो घुस गया अभिमन्यु, लेकिन निकलने की कला उसे नहीं आती थी, क्योंकि जब निकलने की कला अर्जुन बता रहे थे तो उसकी मां सो गई थी। मैं जस्ट एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि माँ का व्यवहार, माँ क्या सुन रही है, क्या पढ़ रही है, किस तरह का व्यवहार है, क्या खा रही है, क्या पी रही है,
उस सब का प्रभाव उसके बच्चे पे पड़ता है। दूसरा भी एक उदाहरण है अष्टावक्र का। अष्टावक्र की जो मदर थी, उनके पिता कोहाट जिनका जो ऋषि थे, वो अपने शिष्यों को प्रतिदिन उपदेश देते थे और प्रतिदिन उसके माँ के मन में ये भाव उठता था कि उसके पति जो शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं वो केवल उपदेश है, वो सैद्धांतिक नहीं है, उनसे ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तो कुछ और चाहिए। ये भाव प्रतिदिन अष्टावक्र की माँ के मन में बात उठती थी। और जब अष्टावक्र गर्भ में आए तो एक दिन माँ तो नहीं बोल पाई अपने पति और ऋषि के सामने, लेकिन अष्टावक्र बोल उठे, क्योंकि माँ प्रतिदिन ये बात सोचती थी कि उसके पति जो कुछ उपदेश दे रहे हैं वो बहुत स्थापित नहीं है, सत्यापित नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तो कुछ और भी चाहिए। ये भाव प्रतिदिन उठता था, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पाते थी। लेकिन अष्टावक्र ने उसे व्यक्त कर दिया है। और जो वक्त कर दिया तो जो कोहार ऋषि थे वो उन्होंने अपने को बहुत अपमानित महसूस किया। उन्होंने कहा कि गर्भ में पलता हुआ शिशु मेरी आलोचना कर रहा है मेरे शिष्यों के सामने। इसलिए उन्होंने उसे शाप दे दिया कि जब तू पैदा होगा तो 8 ऊबड़ होंगे तेरे शरीर। और ऐसा ही हुआ। बाद में अष्टावक्र 12 साल की उम्र में ही बहुत विद्वान साबित हुए और जनक की सभा में उन्हें सम्मानित किया गया। जो अष्टावक्र गीता के नाम से है, वो जनक, राजा जनक और अष्टावक्र के बीच का संवाद है, जो पूरे विश्व में एक अद्वितीय पुस्तक है, अष्टावक्र गीता। लेकिन मैं एक बताना चाहता था कि गर्भ में पलता हुआ बच्चा की मानसिकता इस तरह डेवलप होती है जिस तरह माँ उसे पैदा करना चाहती है। माँ का व्यवहार, माँ का संयम, माँ का ज्ञान, माँ का धैर्य, वो सब बच्चा स्वीकार करता है, उसे ग्रहण करता है। इसलिए गर्भ से ही शुरू हो गई बच्चे की शिक्षा, गर्भ से ही शुरू हो गया बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण, बच्चे के गर्भ से ही शुरू हो गया बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण। और जब वो गर्भ से बाहर आता है, पृथ्वी पे जन्म लेता है, तो जो अच्छी माएँ हैं वो वहां भी संयम के साथ उसकी परवरिश करती हैं। वो उसके भोजन का, दूध पिलाने का भी अंतराल रखती हैं। वो हर चीज का एक संयम के साथ, एक अनुशासन के साथ अपने बच्चे का लालन पालन करती है। और जब लालन पालन करती हैं तो बच्चा उसका हैबिचुअल हो जाता है, उसकी आदत बन जाती है। अगर माँ उसे हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद ही स्तनपान कराना चाहती है तो 3 घंटे के बाद ही बच्चे को भूख लगनी शुरू होती है। अगर उसे एक ही समय पोटी कराती है तो वो एक ही समय पोटी जाने लगता है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो माँ पैदा करना चाहती है वो बच्चे में पैदा हो जाती है। गर्भ से उसकी शिक्षा शुरू हो गई है उन तमाम मानवीय मूल्यों की जो एक मनुष्य में होना चाहिए। वो माँ ने अपने व्यवहार से, अपने संयम से, अपने धैर्य से वो सब बच्चे में पैदा किया। और जब बच्चा पैदा हो गया तो तब तक वो बहुत डेवलप नहीं हो जाता, 3-4 साल का नहीं हो जाता। माई उसकी शिक्षक होती है और माई उसे सारा कुछ सिखाती है। लेकिन शिक्षा उन शब्दों से नहीं सिखा रही है माँ जो शिक्षक सिखाने का प्रयास करता है। माँ अपने व्यवहार से उसे सब कुछ सिखा रही है जो स्थायी ज्ञान में परिवर्तित होता है। इसलिए साइंटिस्ट भी ये कहते हैं कि बच्चा 5 से 7 साल की उम्र तक ये सब कुछ सीख लेता है, उसका मस्तिष्क पूरा डेवलप हो जाता है, उसकी मानसिकता बन जाती है, उसमें जो मानवीय मूल्य हैं वो स्थापित हो जाते हैं। और वहां तक माँ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए माँ का व्यवहार, माँ का संयम, वो सब बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण। अब बच्चा डेवलप हो गया थोड़ा सा और माँ ने उसे अब सिखाना शुरू किया। अब भाषा भी आ गई बच्चे को, अपनी बात प्रकट कर सकता है, अपनी जिज्ञासा पूछ सकता है,
अपना क्वेश्चन आंसर कर सकता है। अब बच्चे को माँ ने पढ़ाना शुरू किया कि बेटे जो ये पौधे हैं ना, ये सब जीवन दाता है। ये जितने पौधे हैं, जितने वृक्ष हैं, जितनी वनस्पति है, वो सब ईश्वर की बहुत बड़ी देन है, क्योंकि ये हमारा जीवन है। सूर्य प्रकट होता है तो उसी के द्वारा ये ऑक्सीजन हमें देते हैं, और ऑक्सीजन हमारा जीवन है, हमारी सांस से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए पौधों के, वनस्पति के, वृक्षों के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता होनी चाहिए, उनका आभार हमें प्रतिदिन प्रकट करना चाहिए। ऐसा भाव उत्पन्न करने का प्रयास करती हैं अच्छी माँ। इसलिए छोटा सा बच्चा वनस्पति से प्यार करने लगता है, उसे छू के एक आनंद अनुभव करता है। आपने कभी छुई मुई का छोटा सा पेड़ देखा हो? जब हम उसे छूते हैं तो साइंटिफिक कुछ भी कारण रहा हो कि हमारे शरीर में करंट बहता है वो उससे ज्यादा है, उसे वो स्वीकार नहीं कर पाता है, इसलिए सिकुड़ जाता है। लेकिन जो दार्शनिक हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो बड़े अच्छे ढंग से उसे प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि जब पौधे को आप छूते हो तो पौधा अपनी सुरक्षा की वजह से सिकुड़ जाता है, वो अपने को सिकोड़ लेता है। आपने देखा होगा कभी भी कोई भी पशु पक्षी, जब उसे आप मारने की कोशिश करते हो, उसे धमकाने की कोशिश करते हो, उसे कुछ कष्ट देने की कोशिश करते हो, तो वो सिकुड़ जाता है। मनुष्य भी सिकुड़ जाता है जब किसी आपत्ति में होता है, तो अपने शरीर को छोटा बनाने का प्रयास करता है। और इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें हनुमान जी हैं, कृष्ण जी हैं, जब उन्होंने अपने शरीर को सिकोड़ लिया और बड़ा कर दिया। अर्थात अगर परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो मनुष्य से लेके वनस्पति तक सब अपने शरीर को सिकोड़ने का प्रयास करते हैं, और जब वो आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, तो अपने शरीर को खुला रखते हैं, बड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं। कई पशु पक्षी तो ऐसे हैं जिनमें बिल्ली भी है कि जब वो अपने सामने किसी अपने समर्थ प्रतिद्वंदी को देखती है, समर्थ दुश्मन को देखती है, तो वो अपने शरीर को चौड़ा कर लेती है, बड़ा कर लेती है, तो दिखाने की कोशिश करती है कि तू ही बड़ा नहीं है, मैं भी शरीर से बड़ी हूँ। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन हम बात कह रहे थे कि अगर बच्चे को वनस्पति से, वृक्षों से, प्रकृति का जो भी कुछ है उसके प्रति एक कृतज्ञता का भाव माँ पैदा कर सकती, उसे ये बता के कि हमारा जीवन है। एक छोटे बच्चे को 5 साल की उम्र में अगर ये बता दिया गया कि हमारा जीवन है, तो निश्चित रूप से वो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव उत्पन्न हो जाएगा और उनका सम्मान करने लगेगा। ये माँ पैदा कर सकती है। दूसरा, कुछ उदाहरण में देना चाहता, आप जब खाना खाते हैं तो खाने से जब उठते हैं तो आप किसी के मनुष्य का अगर व्यक्तित्व देखना चाहते हैं तो उसे खाना खा के उठते हुए देखिए, क्या वो अपनी कुर्सी उतने ही प्यार से उसी स्थान पर रखता है जहां से वो उसने निकाल के बैठा था उस पर खाना खाने। हम पृथ्वी के प्रति ये एक आभार व्यक्त करें और ये कहें कि हे पृथ्वी माँ, आपने हमें सदैव संभाला है, आज भी आप संभाल सकते हैं, और आज का जीवन आपके हाथों में है। ऐसा भाव के साथ हम अपना जीवन शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हमें सिखाया जाता है कि जिस बिस्तर पे हम सोए हैं उसे अगर हम झाड़ दें एक बार, और झाड़ के उसे अच्छे से बिछा दें, तकिया ठीक लगा दें, तो निश्चित रूप से कि जीवंतता आ जाती है हमारे जीवन में, हमारे कमरे में। उन निर्जीव चीजों में भी जीवंतता आ जाती है जिनमें हम जीवंतता देखना चाहते हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक बिस्तर जो बहुत सारी सिकुड़ने उसमें है, सलवटें हैं, जिसमें उल्टा सीधा तकिया पड़ा है, उससे हम उठ के जाते हैं और कमरे में छोड़ के चले जाते हैं। और एक ऐसे ही भाव कि हम अपनी चादर झाड़ते हैं, उसे ठीक से बिछाते हैं, अपने तकिया ठीक से रखते हैं, अपने जूते ठीक से रखते हैं, अपने कपड़े ठीक से रखते हैं, सब कुछ साफ सुथरा करके निकलते हैं। तो जब हम शाम को आएंगे तो एक जीवंतता के साथ कमरे में प्रवेश करेंगे। हम ऐसी जीवंतता के प्रवेश करेंगे कि कमरे में घुसेंगे तो हमें लगेगा कि हम किसी जीवंत कमरे से मिल रहे हैं।
और अगर हम ऐसे ही सब कुछ उल्टा सीधा छोड़ के चले गए तो निश्चित रूप से शाम को जब हम आते हैं तो देखते हैं कि जीवंत कहाँ है कमरा, वो तो नेगेटिविटी से भरा हुआ है। और अगर आपका वो कमरा नेगेटिविटी से भरा हुआ है तो आपका व्यवहार भी नेगेटिविटी से भर जाएगा, आपका जीवन भी नेगेटिविटी से भर जाएगा। इसलिए मैं ये बताना चाहता था कि माँ के गर्भ से किसी भी बच्चे की शिक्षा शुरू हो जाती है, एक अनुशासन शुरू हो जाता है, एक व्यक्तित्व का निर्माण होना शुरू हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो माँ गर्भ से ही बच्चे को सिखा सकती है। बच्चे को बहुत सारी अच्छी माएँ गर्भ से ही बच्चे को सिखाती हैं, और जब गर्भ से बाहर आता है तो उसे संयमित, अपने को आदर्श बनाते हुए, अपने को आदर्श कायम करते हुए वो सब कुछ सिखाने का प्रयास करती है जो माँ बच्चे से चाहती है, या ये समाज बच्चे से चाहता है, या ये देश बच्चे से चाहता है। वो सब कुछ हम कुछ उदाहरण देना चाहते हैं आपको। जैसे उदाहरण देना चाहते हैं कि घर में सपोज एक कुत्ता जो बीमार है वो घुसा है, अब आप उसे भगाना चाहते हैं। अब भगाने के कई तरीके हो सकते हैं। भगाने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप डंडा उठाएं और उसके कमर पे मार दें, वैसे ही बीमार है, वैसे ही बहुत कमजोर है, आप उसके कमर पे डंडा मारें, वो चिल्लाता हुआ आपके घर से बाहर निकल जाएगा। मेरा प्रश्न यह है कि क्या डंडा मार के भगाने की आवश्यकता थी? क्या डंडा मार के उसे भगाया जा सकता था? क्या उसे धमका के नहीं भगाया जा सकता था? क्या एक रोटी का टुकड़ा घर से बाहर फेंक के उसे ललचाई दृष्टि से उस टुकड़े की तरफ जाता है, आप अपना दरवाजा बंद कर सकते थे। ये भी एक तरीका हो सकता था। आपकी परवरिश क्या आपको सिखाती है, ये महत्वपूर्ण है आपके व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए। आपके व्यक्तित्व में क्या इंसर्ट किया जा रहा है, क्या भरा जा रहा है, क्या आत्मसात कराया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है इस बात पे कि आपकी परवरिश कैसे हो रही है। और परवरिश में हमें निर्जीव वस्तुओं के लिए भी, सजीव वस्तुओं के लिए भी, वनस्पति के लिए भी, पशुओं के प्रति भी, सबके प्रति क्या करुणा हमारे मन में भरने का प्रयास किया गया है। अगर करुणा, कृतज्ञता जैसा भाव हमारे मन में भरा गया है, गर्भ से ही, मैं बार बार ये बात कहना चाहता हूं कि माँ गर्भ में जैसे ही बच्चे की उत्पत्ति शुरू होती है, जैसे ही माँ गर्भ धारण करती है, अपने व्यवहार से वो सब कुछ बदल सकती है, और बाहर आने के बाद उसकी परवरिश में वो सब कुछ बदल सकती है। और मेरा ये विश्वास है, मेरा ये दावा है, मेरा ये कहना है, अगर कुछ बहुत सुदृढ़ संस्कारों के साथ बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है तो वहां का वातावरण अगर उसके उस संस्कारों को, उसकी उन आदतों को, उनके जो भाव हैं उन्हें चेंज भी करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। वो सारे बच्चों में अलग दिखाई देगा, उसका वो अस्तित्व बन जाएगा, बच्चे उसे स्वीकार कर लेंगे और शिक्षक उसकी प्रशंसा करने लगे। तो ये तमाम चीजें हैं। हम एक डिसिप्लिन की बात करते हैं। हम कई बार जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं उनमें देखते हैं कि बहुत बहुत गंदे वो होते हैं। आपने इसका भी सोचा है कि वो क्यों गंदे होते हैं? संसाधनों से तो सब कई बार परिपूर्ण भी होते हैं, अपरिपूर्ण भी होते हैं। कई बार संसाधन नहीं होते हैं, पानी कम होता है, ऊपर से टंकी से पानी नहीं आ रहा है लेकिन बाल्टी में, डब्बे में भरा रखा है, हमें पेशाब जानना है और एक मग्गे से उसमें पानी डालना है, लेकिन हम नहीं डालते। हम नहीं डालते हैं तो उससे बदबू आनी शुरू हो जाती है। अब दूसरा व्यक्ति गया तो उसने देखा है कि टॉयलेट में तो बदबू है, वो दीवार पे पेशाब कर देता। और अगर वो ये महसूस करता है कि दीवार पे पेशाब करने से और गंदगी फैल गई और सब कुछ बहुत बदबूदार हो गया, तो वो टॉयलेट के बाहर आके कहीं पेशाब कर। किसने शुरुआत की? उस व्यक्ति ने जो पहली बार वहां गया शौचालय में और उसने पानी नहीं डाला, उसने शुरुआत की। क्योंकि उसकी परवरिश, उसके परिवार ने, उसकी मां ने, उसके गुरु ने वैसे नहीं की। वो संवेदनशीलता उसमें नहीं पैदा की गई जो संवेदनशीलता समाज के लिए चाहिए, जो समाज के लिए, मानवता के लिए जो संवेदनशीलता चाहिए वो उसमें पैदा नहीं की गई।
और उसका परिणाम ये होता है कि पूरा समाज विकृत होने लगता है। एक व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, एक व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारियों को वहन नहीं करता है, उन जिम्मेदारियों को नहीं समझता है, उन्हें पूरा नहीं करता है, तो दूसरे व्यक्ति में ये भाव उत्पन्न हो जाता है कि जब उसने नहीं की तो मैं ही क्यों करूं, बशर्ते कि आपके अंदर बहुत दृढ़ता से वो भाव नहीं भरा गया है कि कोई करे ना करे मैं करूंगा। और अगर ये भाव सभी माएँ, सभी गुरुजन ये बात स्वीकार कर लें कि हमें वो दृढ़ता भरनी है बच्चे में। मेन बात आज सेशन में जो मैं कहना चाहता था कि जब माँ के घरों में प्रवेश करता है कोई बच्चा, तो वहीं से उसकी शिक्षा शुरू होती है, वहीं से माँ उसे सिखाना शुरू करती है, वहीं से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है, वहीं से सब कुछ वो पैदा किया जा सकता है जो समाज को चाहिए, देश को चाहिए, एक अच्छे मनुष्य को जो चाहिए वो सब वहां से पैदा किया जा सकता है। और माँ अपने आदर्श से पैदा कर सकती है, गुरु अपने आदर्श से पैदा कर सकते हैं। हम उसे अभ्यास करा सकते हैं, हम बहुत सारी चीजें ऐसी बता सकते हैं। जैसे मैं कई जगह मैं देखता हूँ चौराहों, कोई भिखारी, कोई माँ छोटे से बच्चे को गोद में लिए हुए आपसे भिक्षा की आशा रखती है। आप भिक्षा दें ना दें वो महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो आपके मन पे, आपकी संवेदनाओं पे, आपकी सोच पे, बहुत सारी चीजों पे निर्भर करता है। आपकी जेब पे भी निर्भर कर सकता है, आपके पास टूटे पैसे ना हो, लेकिन ये हक तो बिल्कुल आपको 1% भी किसी ने नहीं दिया, समाज ने नहीं दिया कि आप उसे अपमानित करें, आप उसे बेइज्जत करें। ये भाव, ये अधिकार तो कोई पैदा करना नहीं चाहता, ना देना चाहता, ना भाव पैदा करना चाहता, ना अधिकार पैदा करना चाहता। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो उन्हें कुछ देते तो हैं ही नहीं, लेकिन उन्हें बेइज्जत भी करते हैं, उन्हें गालियां देते हैं और उन्हें अपमानित करके भेजने का प्रयास करते हैं। दूसरा व्यक्ति वो भी हो सकता है, दूसरा व्यक्ति वो भी हो सकता है जो कार की गाड़ी शीशा खोलता है, पास पड़े कोई टूटे पैसे उठाता है और कटोरे में बहुत ऊपर से डालता है और एक दो चार तरफ इधर उधर भी देखता है, कोई मुझे देख रहा है नहीं देख रहा है कि मैं दान कर रहा हूं, बहुत बड़ा दान कर रहा हूं। इतने ऊपर से डालता है ताकि उसकी आवाज हो और आसपास के लोग देख लें कि मैं कुछ दान कर रहा हूं। सच बात यह है वो दान नहीं कर रहा है, वो केवल और केवल अपने अहंकार की पुष्टि कर रहा है। ये भाव कहां से आया? ये भाव आया हमारी जो परवरिश है उसमें कहीं ना कहीं ये भाव पैदा किया गया है। इसलिए मैं आज आप लोगों से ये बात करना चाहता था कि किसी भी बच्चे का अगर वास्तव में मानवता से, मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण व्यक्तित्व आप चाहते हो कि एक ऐसे मनुष्य की उत्पत्ति हो भारतवर्ष में, एक ऐसा मनुष्य पैदा हो हमारे देश में कि जो सबके प्रति संवेदनशील हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो वनस्पति हो, एक अच्छे मानव की अगर कल्पना आप करते हैं, अगर संवेदनाओं से भरे हुए एक व्यक्ति का आप कल्पना करते हैं और आशा रखते हैं कि देश एक संवेदनाओं से भरा व्यक्ति हो और वो सबके प्रति सद्भाव, समता का भाव रखे, दया और करुणा का भाव रखे, ओतप्रोत हो करुणा से, तो हमें घर में आते उसका ख्याल रखना पड़ेगा, उसकी शिक्षा का ख्याल रखना पड़ेगा। माँ को अपने आदर्शों से वो सब कुछ कायम करना पड़ेगा जो एक अच्छे इंसान में चाहती है, तभी स्कूल में और तभी समाज में वो अपना स्थान प्राप्त करना चाहेगा। तो इसलिए आज का टॉपिक हमने रखा था कि गर्भ अनुशासन से मानवीयता, यानी कि प्रेगनेंसी डिसिप्लिन से ह्यूमैनिटी तक का जो सफर है हमारा, वो वहां से शुरू होता है। और कैसे शुरू होता है? हम एक कैसे बेहतर इंसान बन सकते हैं, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जीवन में, उनके प्रति अगर हम संवेदनशील हो जाएं, उनके प्रति अगर करुणामयी हो जाएं, तो हमारा जीवन बदल सकता है। आज के सेशन में आज की हम इतनी ही चर्चा आपसे करना चाहते थे। हम फिर एक बार क्षमा चाहते हैं कि बीच में कुछ इंटरनेट के डिस्टरबेंस की वजह से हम करीब 10 मिनट तक नहीं आपसे बातचीत कर पाए, और बहुत सारे दर्शक शायद इसलिए हमारे साथ से चले गए क्योंकि उन्हें लगा कि सेशन अब होगा या नहीं होगा।
तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और हम कोशिश करेंगे आइंदा वो सब कुछ पहले से हम चेक करें। वैसे तो चेक आज भी किया था, लेकिन फिर भी आज हमारे साथ अगर कुछ लोग जुड़े हैं तो अगर उनके मन में कोई प्रश्न है, अगर उनके मन में किसी तरह की कोई जिज्ञासा है, तो वो निश्चित रूप से हमसे पूछ सकते हैं। और ये हम अपनी वीडियो जो है वो एडिट करके यूट्यूब पर डलवा देंगे। जो बीच का हिस्सा कट गया है उसे ठीक से करके डलवा देंगे ताकि आप यूट्यूब पे देख सकें। आपकी जानकारी के लिए एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आज तक हमने करीब 43 सेशंस लिए हैं। 43 के 43 सेशन को एडिट करने के बाद उसके हेडिंग्स के साथ उस पे भाग नंबर 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 के हिसाब से सब कुछ संशोधित करके हमने यूट्यूब पर डाल दिया है और तमाम शिक्षकों, तमाम ट्रेनर्स सबके ग्रुप पर डालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि टीएलएम के द्वारा हम चाहते हैं कि लोग उन्हें पढ़ें। पढ़ने के बाद हम उनसे एक क्वेश्चनरी उनके पास भेजें। अगर वो क्वेश्चन का जवाब ठीक से देते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, जो प्लेटिनम के नाम से होगा, गोल्डन के नाम से होगा। तो वो सब कुछ आप देख सकते हैं। आज मोस्ट प्रोबेबली सारे यूट्यूब पर डाल दिया गया है, सारे ग्रुप्स में डाल दिया गया। आप सबने हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी, उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और फिर एक बार आमंत्रित करना चाहता हूं कि किसी के मन में कोई भी भाव है वो हमसे प्रकट करे। हमारे पास जो ज्ञान, अनुभव है, जो अध्ययन है, उसके द्वारा जो कुछ हम बता पाएंगे कोशिश करेंगे कि आपका समाधान कर सकें। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार सर, मैं सूर्य प्रकाश। हाँ बोलिए सूर्य प्रकाश जी। बीच में 1-2 दिन गायब हो गए थे, आप कहाँ रहे? सब सर कुशल मैं भी मंगल? आपको ढूंढ रहा था, मैं व्हाट्सअप किया तब पता चला कि आप नहीं हैं। हाँ, मैं इनफैक्ट कुछ आउट ऑफ स्टेशन चला गया था, कुछ ऐसा काम था कि उसमें वो समय नहीं निकाल पाया। और तो आज भी सर आपका सेशन में किया तो उस समय मतलब मेरा वेटिंग में जा रहा था कि अभी मीटिंग ओके स्टार्ट नहीं हुई है। तो उसके बाद फिर ओके। मैं भी नहीं जुड़ पाया। अभी 10 मिनट पहले से मैं जुड़ा हूँ। फिर मैं इनफैक्ट आज कोशिश। सूर्य प्रकाश जी बीच में कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई तो 10 मिनट तक व्यवधान रहा सेशन में। शायद उसी समय आपने जुड़ने का प्रयास किया होगा तो वो जुड़ नहीं पाए, क्योंकि यहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई। जिस हम अपने ऑफिस में एक स्पेशल रूम है जिसमें हम ये सब रिकॉर्डिंग करते हैं, तो कई बार डिस्टरबेंस हो जाता है। जो अपने हाथ में नहीं है उसके लिए तो आप लोगों से क्षमाई मांगी जा सकती है और आगे से और बेहतर तरीके से संसाधनों को ठीक रखने का प्रयोग किया जा सकता है, प्रयास किया जा सकता है। ये तो खैर प्रॉब्लम तो कभी भी ये होती रहती है। ये कुछ अपडेट अगर ऐसा कुछ रहे कि जिसमें अपडेट हो जाए कि हाँ सेशन थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, तो भी आई थिंक कि ये कुछ लोग वेट करेंगे, वरना फिर सूर्य प्रकाश जी, जब टेक्निकल प्रॉब्लम आती है ना तो मुझे स्क्रीन पे सामने दिखाई देता है कि वो जब हाथ ऐसे हैं ना तो ऐसे ही रह गए बस। अब अगर हम अगला कोई शब्द बोलना भी चाहें तो वो आप तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि इंटरनेट खत्म हो गया है। तो जी इतना मौका नहीं देता है, ना तो प्रकृति इतना मौका देती है, ना टेक्निकल फॉल्ट इतना मौका देता है। जब बिजली जाती है तो वो सेकंड्स में चली जाती है। तो लेकिन सेशन ना होने की सूचना मैं जरूर, मैंने जिस दिन मैं गया था तो मैंने सेशन दे दिया था कि मैं मंडे से पहले सेशन नहीं ले पाऊंगा। तो लेकिन व्हाट्सएप नहीं आया था सर। हमने इस पे डलवा दिया था, फेसबुक पे जहां हमारा सेशन होता है वहां स्पष्ट रूप से डलवा दिया था कि जो है मेरा सेशन वो मंडे से पहले नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छा, आप लोगों से क्षमा एक चाहते मेरा हैं। सवाल है, एक मेरा हाँ जी, सवाल है सर। हाँ बोलिए। जो आज आपने बात कही कि जैसे हम लोग कोई भिखारी है तो भले ही उसे एक पैसा ना दें, लेकिन उसे अपमानित ना करें, हाँ। ये एक बात है। सर मुझे ये लगता है, पता नहीं ये कितना हद तक मैं सही हूँ, मैं भी नहीं जानता हूँ। अ, कुछ लोग प्रोफेशन में, कुछ लोग तो मजबूरी में रहते हैं कि हाँ वो कुछ कर नहीं सकते हैं, इस कारण से उन्होंने वो प्रोफेशन अपनाया। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर इस तरीके का प्रोफेशन ही बना कर रखे हैं। ये मतलब एक उदाहरण के तौर पे मैं बोल रहा हूँ। इसी तरीके से अगर मैं वर्ग कक्ष की भी बात करूँ तो कुछ बच्चे इस तरीके के होते हैं कि जो हम्म। मतलब जानबूझकर कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए।
तो मुझे लगता है कि एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर जैसे ही उनमें थोड़ी सी अपमान की अगर अनुभूति होती है कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं अपमानित हो रहा हूँ, या कुछ टीचर कोई ऐसा बोल दिए तो जिस कारण से उसको अगर लगता है कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये अपमानित हो रहा हूँ और ये गलत है, तो फिर वो थोड़ा सुधारते हैं या थोड़ा अपने आप। आपका आपका माइक म्यूट हो, अच्छा, आपका अब सही माइक है। म्यूट हो गया है। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका हेलो। माइक म्यूट। हेलो। हेलो। सूर्य प्रकाश जी, आपका माइक म्यूट हो गया है। हेलो। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए। अब आवाज आ रही है? हाँ अब आवाज आ रही है। तो मुझे लगता है कि अगर वो उस तरीके से अपमानित होता है तो मेरे ख्याल से कि वो संभलता है, थोड़ा सहमता है कि नहीं मुझे इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि मतलब ऐसा करना, या ये कारगर भी हुआ है, बहुत बार मैंने देखा है कि ये कारगर भी हुआ है काम, तो क्या ऐसा इस्तेमाल में करना उचित नहीं है? सूर्य प्रकाश जी, आपके दो क्वेश्चन हैं, मैं अलग अलग जवाब देना चाहूंगा। आपको बुरा मत मानना, मैं आपको ये उदाहरण बना रहा हूं। जी। आपको कोई कहे कि आप भिक्षा मांग लें, तो आपको स्वयं को पहले मारना पड़ेगा, तभी भिक्षा मांग सकते हो। इसलिए जो जो गुरुकुल में थी, वो तमाम जितने भी हमारे शिष्य होते थे उनसे भिक्षा मंगवाई जाती थी, ताकि उनका अहम मर जाए, ताकि वो उस अहम से दूर हो जाएं। इसलिए जो प्रोफेशनल भिखारी हैं, अगर वो भिक्षा मांग रहे हैं तो वो स्वयं मर चुके हैं। अब वो मरे हुए व्यक्ति को आप अपमानित, किसी लाश को आप गाली दें, पड़ी हुई लाश को, तो वो ठीक वैसा ही है। वो तो स्वयं मर चुका है, उसका मान अपमान, उसका आत्म स्वाभिमान सब खत्म हो चुका है। मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको। बिहार में अभी एक केस स्टडी में पढ़ रहा था। बिहार में एक बहुत संपन्न परिवार था, सब बह गया। कश्मीर से जो लोग आए थे हमारे हिंदू भाई, बहुत वहां से भगा दिए गए थे। उनका भी कई बार ऐसा हुआ था कि सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग सब लूट गया, सब लूट गया। मान सम्मान भी लूट गया, पैसे की बात छोड़िए, संपत्ति की बात। उस स्थिति में वो जिस भाव के साथ इस जमीन पाए होंगे, आप समझ सकते हैं कि सब कुछ तो खत्म हो गया, मान सम्मान सब कुछ खत्म हो गया। तो उस बिहार के उस केस स्टडी में उसने लिखा था कि वो कई दिनों तक भूखा रहा, पूरा परिवार। लाइन में इसलिए नहीं लगता था, गवर्नमेंट जो बांट रही थी, कि उनका आत्मसम्मान उन्हें नहीं कहता था कि आज तक जीवन में हम उन्हें सारे लोगों को बांटा है, आज हम कैसे लाइन में खड़े हो जाएं लेने के लिए। किसी अधिकारी को ये पता चला, अधिकारी स्वयं कुछ अनाज और कुछ चीजें लेके उनके उस झोपड़ी तक, टेंट तक पहुंचा, और उनसे निवेदन किया कि देखो, परिस्थितियों से हमें समझौता करना चाहिए। तो मैं जस्ट ये उदाहरण इसलिए देना चाहता था कि जिसका आत्मसम्मान बचाया ना कुछ भी, वो नहीं मांगेगा। उसने मर गया वो व्यक्ति, वो मर गया तो उसे क्यों मारते हो? मैंने कुत्ते का उदाहरण दिया ना, एक मरा हुआ मरियल सा कुत्ता आपके घर में घुस जाता है, क्यों डंडा मार रहे हो यार? उसे वैसे भी भगा सकते हो ना। अगर आपको भिक्षा नहीं देनी है तो आप मने कर दो कि यार मैं नहीं दूंगा, मुझे लगता नहीं कि तुम हट्टे कट्टे हो, सब कुछ है। तो ये भाव उत्पन्न करने की क्या जरूरत है? हाथ जोड़ के कह सकते हो कि नहीं दूंगा, वो चला जाए। दूसरा क्वेश्चन था आपका। दूसरा क्वेश्चन था कि किसी बच्चे को आप जानबूझ के गड़बड़ करता है। निश्चित रूप से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनकी परवरिश इस तरह की है, उनके घर का वातावरण इस तरह का है कि वो जानबूझ के कुछ करते हैं। लेकिन मेरा एक विश्वास है सूर्य प्रकाश जी, आप तो शिक्षक हैं, मैं तो 5 साल से शिक्षक हूं, आप तो मेरे से बहुत ज्यादा गहरा अनुभव है आपका। लेकिन जो मेरा अध्ययन है वो ये अध्ययन है कि किसी भी बच्चे को अपमानित करके नहीं सुधारा जा सकता, उसे सम्मानित करके सुधारा जा सकता है। अगर वो गड़बड़ कर रहा है, कभी भी किसी दिन अच्छा काम करे तो उसकी पूरी प्रशंसा करो। वो फिर इस बात के लिए तैयार हो जाएगा कि मैं रोज प्रशंसा पाऊं और मैं रोज अपमानित ना हूं, तो निश्चित रूप से उसका सुधार शुरू हो जाएगा। आपने अपमानित कर दिया तो हो सकता है 1% ये संभावना हो कि वो सुधर जाए, लेकिन 99% ये जो चाइल्ड साइकोलॉजी की बात मैं कर रहा हूं, 99% ये उम्मीद है कि वो अपराधी बनेगा।
वो गड़बड़ करेगा। हो सकता है वो व्यवहार थोड़ा सा चेंज कर ले आपको दिखाने के लिए, लेकिन जो मूल रूप से अपमानित हुआ है वो दूसरों को अपमानित करने का प्रयास करेगा, जीवन भर दूसरों को कष्ट देने का प्रयास करेगा, क्योंकि आपने उसे कष्ट दिया है, चाहे वो माँ बाप है, चाहे शिक्षक है, चाहे वो समाज है। इसलिए समाज में जिन बच्चों को उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं वो अपराधी बन जाते हैं, मेरा ऐसा सोचना है। अब शिक्षक हैं, आपका अनुभव ज्यादा है, इसलिए मैं कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा, आपसे वार्ता चर्चा पर चर्चा कर रहा हूं। तो मेरा जो भाव है मैंने आपसे वो पैदा करने का प्रयत्न किया है। किसी और का कोई सर क्वेश्चन मैं हो तो आपकी बात पूछिए। से सहमत हूँ। किसी और का कोई प्रश्न है तो पूछिए। मुझे आज लगता है कि बीच में डिस्टरबेंस की वजह से जो हमारे दर्शक थे वो शुरू में बहुत सारे दिखाई दे रहे थे मुझे, लेकिन उन्होंने शायद सोच लिया कि कुछ गड़बड़ हो गई है और सेशन पता नहीं कंटिन्यू होगा नहीं होगा। हेलो। हेलो। जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लगता है नहीं कि कोई हाँ है, क्योंकि कोई हाँ मतलब इसमें मात्र एक ही व्यक्ति है, वो नहीं पूछते हैं। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपसे हाँ कि बोलिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ बहुत हद तक। और ये पॉइंट्स जो कि इतने माइन्यूट होते हैं कि इनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। एग्जैक्टली। और ये अनुभव से ये सारी चीजें आती हैं। और जो अनुभव वाली बात आपने बोली, तो मेरा अनुभव, एग्जैक्ट अनुभव की अगर मैं बात करूं, तो मैंने 14 में ज्वाइन किया था स्कूल, और ये 2020 है, जिसमें से 2 साल इन सर्विस ट्रेनिंग में ही रहा। तो 3-4 सालों का ही अनुभव है मेरे पास। और रही बात की जीवन के अनुभव के बारे में, तो वो भी, उसमें भी आपका अनुभव ज्यादा है। और अगर शैक्षणिक अनुभव की बात करते हैं, तो उसमें भी अनुभव आपका ही ज्यादा है। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि आपके अनुभव से कुछ सीखूं। और 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 इस उदाहरण के बारे में भी अगर मैं बात करूं, तो इस उदाहरण में भी आपका अनुभव ज्यादा, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, ज्यादा पड़ रहा है। क्योंकि मैं फिर कनेक्ट करके देख रहा हूँ कि एक बार मैंने किसी बच्चे को कुछ कहा था, पता हम्म चला कि उसने मतलब उस समय तो वो बच्चा कंट्रोल हो गया था, हम्म। लेकिन उसने मेरी गाड़ी की सीट फाड़ दी। हाँ एक बार नहीं हुआ है, ये हाँ 2-3 बार हो चुका है। हाँ ये 2-3 बार हो चुका है। तो मैं बिल्कुल। इन सब चीजों को जोड़ रहा हूँ। और मैं यही समझता हूँ कि समझ जो मेरी बन रही, कि इन सब चीजों पे समझ बनाना और इनको व्यवहार में लाना, ये बहुत माइन्यूट चीजें हैं, ये धीरे बिल्कुल। धीरे आएंगी। और मैं कोशिश करूंगा कि ये इन अनुभवों या आपके अनुभवों से सीखूं, और इसको मैं इस तरीके से उतार पाऊं कि मेरा भी नुकसान ना हो और बच्चे का भी नुकसान नहीं हो, और जो मैं काम चाहता हूँ वो मेरा काम हो जाए। जो बच्चे के द्वारा आपकी सीट फाड़ना है वो प्रतिक्रिया है सूर्य प्रकाश जी। वो आपने उसे जिस तरह से ट्रीट किया ना, उसने उपेक्षा, अपने को अपमानित महसूस किया। अब वो, आप समर्थ हैं, आप उम्र में बड़े हैं, आप ताकत में ताकतवर हैं, आप शिक्षक भी हैं, तो आपसे वो गाली गलौज तो नहीं कर सकता, आपसे मारपीट नहीं कर सकता। तो वो अप्रत्यक्ष नुकसान करके आपको ये संदेश देना चाहता है कि अगर आप मुझे अपमानित करोगे तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि मौका सा देख के ब्लेड मार दूं आपकी सीट। आप समझ रहे हैं ना। तो ये प्रतिक्रिया है। तो समाज में अगर किसी बच्चे को हम अपमानित करते हैं, उपेक्षा करते हैं उसकी, तो वो निश्चित रूप से उसकी प्रतिक्रिया में चला जाता है, फिर क्रिया में नहीं रहता। हाँ, क्रिया में जब आता है, जब हम उसका कुछ भी अच्छा कर दे तो उसकी खूब प्रशंसा करें, तो फिर वो उस ओरा में आ जाता है कि अब मैं सब ऐसा करूं जैसे मुझे प्रशंसा मिले। जैसे वो कभी भी कुछ अच्छा करा दे, आप तालियां बजवा दें सारे बच्चों की, तो वो लगेगा कि यार ये तो आज मैंने अच्छा सा थोड़ा सा काम किया, आज देखो तालियां बज गई, शिक्षक भी खुश, बच्चे भी खुश, तो फिर अच्छा करने का प्रयास करता है। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा मेरा अनुभव भी है। रही आपकी जो बात है अनुभव की, ये सब कुछ मैं सच बताऊं तो मेरे पिता भी शिक्षक थे, और मैं शिक्षकों का, चाहे वो आप 4 साल का अनुभव है या 40 साल का अनुभव है, सबका हृदय से सम्मान इसलिए करता हूँ कि सच बात यह है कि मैं तो आप तक ही पहुंचता हूँ, आप तो 3,000 बच्चों तक पहुंचते हैं या पहुंचेंगे। देश का जो निर्माण है, जो भविष्य है देश का, वो आपके हाथों में सुरक्षित है। इसलिए हम बहुत हृदय से ये परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं सीनियर हिंदू सोसाइटी, कि किसी तरह हम शिक्षक का हृदय बदल दें। शिक्षक का हृदय बदल देंगे
एक शिक्षक 3000 बच्चों का भविष्य बदल सकता है, भाग्य बदल सकता है, उनके भाव बदल सकता है। इसलिए हम आप लोगों के साथ काम करने का मन बनाया हमने, और हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों तक, हमने एक भी शिक्षक का एक सेशन में एक शिक्षक का मन बदल दिया तो यकीन मानिए हमने 3000 बच्चों का मन बदल दिया। ऐसा सोच के हम चलते हैं। इसलिए आप सभी लोग हमारे लिए बहुत हृदय से सम्मानित। उम्र और ये और वो सब अलग मसला है, लेकिन श्री अरविंदो सोसाइटी शिक्षक का बहुत सम्मान करती है और सम्मान करती रहेंगी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि शिक्षक ही मूलाधार है इस देश के भविष्य। हमारा समय हो गया है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं हृदय से आप सभी लोगों का, जिन लोगों ने आज मेरे साथ थे और उन्होंने मुझे ध्यान से सुना, उनका हृदय से मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार।